आज हम पढ़ते हैं संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों की एक प्लेट किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु से और दूसरी प्लेटें किसी दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु से जुड़ी रहती हैं और इस संयोजन में सभी संधारित्रों पर विभव का मान समान रहता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक संधारित्र पर जो दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर है वह समान रहता है। यहाँ पर तीन संधारित्र हैं, ये दो बिंदु हैं, एक तो बिंदु P है और ये वाला बिंदु N है। और ये पार्श्व क्रम, इसको भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ही बोलते हैं, यही समांतर क्रम संयोजन है। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन को पढ़ा था। तो संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन में जो सभी संधारित्र की जो तुल्य धारिता का सूत्र था वो आपको याद होगा, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और अभी हम पढ़ रहे हैं संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। यहाँ तीन संधारित्र हैं, C1 और C2 और C3। ये किसी एक बैटरी से V, जिसका यानी कि वोल्टेज है या विभव है, उस बैटरी से ये तीनों संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यहाँ से ये जो बैटरी है अपनी, इस बैटरी से यानी कि करंट जब फ्लो होगा या चार्ज जब फ्लो होगा तो बिंदु P पर आकर वह चार्ज यानी कि तीन भागों में बढ़ जाएगा। पहले संधारित्र को हम मान रहे हैं Q1 चार्ज मिल रहा है, दूसरे संधारित्र को Q2 चार्ज मिल रहा है, तीसरे संधारित्र को Q3 चार्ज मिल रहा है। तो इनकी जो पहली प्लेटें होंगी वो सब धनात्मक हो जाएंगी और संधारित्र के सिद्धांत से, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि विद्युत प्रेरण के कारण जो दूसरी प्लेट होगी वो कैसी हो जाएगी आपकी, उसका आंतरिक सिरा ऋणात्मक हो जाएगा, बाह्य सिरा उसका धनात्मक हो जाएगा। और जो बाह्य यानी कि ये वाला जो पृष्ठ होगा, बाह्य पृष्ठ, वो धनात्मक आवेश यानी कि बैटरी में आगे चल के और बैटरी की ऋणात्मक टर्मिनल पे आ जाएगा। अब इस प्रोसेस में आप देख रहे होंगे कि वोल्टेज जो डिफरेंस है वो तो इक्वल है, लेकिन तीनों संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश का मान भिन्न भिन्न है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस संधारित्र की धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 है और यहाँ पर आवेश Q1 है, यहाँ पर आवेश Q2 है, यहाँ पर आवेश Q3 है। तो आवेश Q1 का जो वैल्यू होगा वो होगा Q1 इज इक्वल टू C1 और V। हम C1 V1 तो कह नहीं सकते क्योंकि V1 का मान भी V है, V2 का मान भी V है और V3 का मान भी V है, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन में ये जो सभी प्लेटें हैं वो एक बिंदु से और दूसरी प्लेटें भी एक बिंदु से, यानी कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर V, यहाँ V और यहाँ V कैसा है, इक्वल है। तो Q1 का जो वैल्यू होगा वो C1V होगा, Q2 का वैल्यू C2V, Q3 का वैल्यू C3V होगा। और जो कुल आवेश होगा, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से Q का वैल्यू होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। हम वैल्यूज पुट कर देंगे Q1 का, तो C1V, Q2 का C2V और Q3 का C3V। V कॉमन ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 और V। हम मान लेते हैं कि समांतर प्लेट संयोजन की जो तुल्य धारिता है वो Cp है। तो Cp जब होगी तो Cp Q का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तीनों को हम एक ही मान लें कि तीनों संधारित्रों से मिलकर एक प्रभावी संधारित्र हम बना रहे हैं, जिस पर यानी कि कुल आवेश कितना होगा वही आवेश Q होगा। तो वो जो आवेश Q होगा और पोटेंशियल कितना होगा V, तो Q इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं CpV। Cp यहाँ पे क्या है, संधारित्रों के संयोजन की तुल्य धारिता है। तो हमने CpV इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3V, V से V कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। हम कह सकते हैं कि अगर n संधारित्र जुड़े हैं तो तुल्य धारिता होगी आपकी C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn। अर्थात समांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों की जो तुल्य धारिता होती है वो संयोजन में उपस्थित प्रत्येक संधारित्र की धारिताओं के योग के
बराबर होती है। ठीक है, स्टेटमेंट देख लो आप अकॉर्डिंग टू नोट्स कि संधारित्रों को समांतर क्रम संयोजित करने पर संयोजन की तुल्य धारिता प्रत्येक संधारित्र की धारिता के योग के बराबर होती है। और अगर आपके पास जैसे एक पहला संधारित्र 1 माइक्रोफैरड का है, दूसरा संधारित्र आपके पास 2 माइक्रोफैरड का है और आपको 3 माइक्रोफैरड का संधारित्र बनाना है, तो आप क्या करेंगे, 1 और 2 यानी कि इन दोनों को परस्पर आप जोड़ देंगे। तो जब भी कभी हमें धारिता यानी कि जो हम संधारित्र काम में ले रहे हैं और उनसे में जो सबसे बड़ा संधारित्र है, सबसे ज्यादा जिसकी धारिता है, अगर हमें उससे भी ज्यादा धारिता चाहिए तो आप कौन सा क्रम संयोजन करेंगे, समांतर क्रम संयोजन करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो आप इसके कि विद्युत परिपथ में संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन तभी काम में लेते हैं जब साधारण विभव पर अधिक धारिता की आवश्यकता हो। यह भी आपको पहले ऊपर वाले पॉइंट में बता दिया। या साधारण विभव पर अधिक मात्रा में आवेश का संचय करना हो, यह भी इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है कि जो साधारण विभव पर यानी विभव का वैल्यू तो V है और आपको क्या करना है कि आपको Q उसके अंदर यानी कि संचय करना है, Q का वैल्यू आपको बढ़ाना है, तो आप समांतर क्रम संयोजन ही काम में लेंगे। अर्थात उपलब्ध संधारित्रों की धारिता से भी अधिक धारिता प्राप्त करना, जो आपको बता दिया था अभी कि आपके पास 3 संधारित्र हैं, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, तीनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 1 6, तो 6 माइक्रोफैरड का संधारित्र बन जाएगा आपके पास। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि समांतर क्रम संयोजन में तीनों संधारित्रों पर जो विभवांतर होता है वो उसका अनुपात कितना होगा, 1:1:1, क्योंकि पर मान इसका मान भी V, इसका मान भी V, इसका मान भी V, तो यानी कि 1:1:1। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, यदि n संधारित्र समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हैं तो ये क्या हो जाएगा, C प्लस C प्लस C कितनी बार, n बार, यानी कि NC। अगर 12 संधारित्र जुड़े हैं तो 12C, अगर 50 संधारित्र जुड़े हैं तो 50C। अभी एक अच्छा न्यूमेरिकल है, ऐसा ही न्यूमेरिकल हमने पहले भी किया था कि 3 संधारित्र हैं ये, और ये तीनों संधारित्र श्रेणी यानी कि समांतर क्रम में जुड़े हैं। क्योंकि देखो ये एक संधारित्र है जिसको हमने 3 भागों में बांट लिया है, तो आपने क्या करा कि ये पूरा का पूरा एक संधारित्र हो गया आपका, ये पूरी प्लेट हो गई आपकी जिसका क्षेत्रफल A है, ये वाली प्लेट है जिसका क्षेत्रफल A है। तो इस वाली प्लेट का जो क्षेत्रफल होगा यानी कि यहां से यहां तक जो परावैद्युत पदार्थ भरा है वो हम मान लेते हैं कि उसका क्षेत्रफल A1 है, और यहां से और यहां तक जो परावैद्युत पदार्थ भरा है उसका क्षेत्रफल A2 है, यहां से यहां तक जो परावैद्युत पदार्थ भरा है उसका क्षेत्रफल A3 है। देखो ये पहला संधारित्र हो गया, ये इसकी एक प्लेट हो गई, ये दूसरा संधारित्र हो गया, इसकी पॉजिटिव प्लेट, ये तीसरा संधारित्र हो गया, इसकी पॉजिटिव प्लेट, इसी की तुलना में ये नेगेटिव प्लेट हो गई। तो देखो पहले संधारित्र की पॉजिटिव प्लेट, दूसरे की पॉजिटिव, तीसरे की पॉजिटिव एक उभयनिष्ठ बिंदु से, और इनकी बाकी की जो प्लेटें हैं वो दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु से जुड़ी हैं। तो ये जो संयोजन होगा वो समांतर क्रम संयोजन होगा। देखो ये क्लियर कर दिया बिल्कुल। अब यहां पर भी विभव V होगा, यहां भी विभव V और यहां भी विभव V। और समांतर प्लेट संधारित्र जो की धारिता होती है वो आपको पता है A ε0/d होती है, लेकिन यहां पर जो परावैद्युत पदार्थ है उसका परावैद्युतांक εr1 है, तो ये हो जाएगा A1 ε0 और C2 का हो जाएगा A ε0/d और εr2, तो ये A2 क्योंकि दूसरा क्षेत्रफल हो गया, और यहाँ पर क्षेत्रफल हो जाएगा A3। हम तीनों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को जब जोड़ेंगे आप तो देखो A1 कॉमन नहीं आएगा, εr1 कॉमन नहीं आएगा, ε0/d कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा A1 ε1, A2 ε2 और A3 εr3। तो श्रेणीक्रम और समांतर क्रम संयोजन में मुख्य अंतर यह है कि श्रेणीक्रम संयोजन में तो Q कांस्टेंट रहता है और यहां पर V कांस्टेंट रहता है, और श्रेणीक्रम संयोजन संधारित्रों के लिए श्रेणीक्रम संयोजन की आवश्यकता कब पड़ती है, जब आपको धारिता के मान में कमी करनी है, और समांतर क्रम संयोजन में यानी कि आवश्यकता कब पड़ती है, जब आपको धारिता के मान में वृद्धि करनी है।